नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। पीडी 365 की पॉलिटी की सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज के टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट क्या है। ठीक है कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज का जो इशू है ये पूरा मुद्दा समझते हैं। हाल ही में देखिए क्या हुआ था कि जो टुलू स्पीकर्स है ना, मतलब टुलू लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं, उन्होंने हाल ही में एक डिमांड रेज करी कि ये जो लैंग्वेज है टुलू एक लैंग्वेज है। ठीक है, ऐसा समझ जाओ, टुलू एक लैंग्वेज है। अभी हम लोग डिटेल में और जानेंगे इसके बारे में, लेकिन आप बेसिक तरीके से समझो टुलू एक लैंग्वेज है। जो इसको बोलने वाले लोग हैं ना, उन्होंने डिमांड रेज करी कि इसको ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस दिया जाए। और ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस हमारे देश में किसी भी लैंग्वेज को कब मिलता है, जब हम कहते हैं कि उसको ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस मिल गया है, जब उसको इंक्लूड करा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8 स्केड्यूल के अंदर। ठीक है, जो 8वां स्केड्यूल है उसके अंदर जब इंक्लूड करा जाता है तब हम कहते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिल गया है। अब 8 शेड्यूल जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर अभी तक 22 लैंग्वेजेस हैं इंक्लूडेड। ये आप अक्सर बचपन से सुनते हुए आ रहे होंगे, लेकिन बहुत लोगों को ये याद नहीं रहता। तो आगे बढ़ने से पहले एक बारी हम लोग ये देख लेते हैं कि 8 शेड्यूल के अंदर ये 22 लैंग्वेजेस है कौन सी। सबसे पहले असामीज, दूसरी बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकण, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, फिर उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथली, मैथिली और डोगरी। मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों ये बताइए, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, एक तो ये कोंकण लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है। फिर आप ये बताएंगे कि ये जो 3 लैंग्वेजेस हैं, बोडो, इनफैक्ट इसको 4 कर दीजिए, ये लास्ट की जो 4 लैंग्वेजेस है ना, ये आप बताइए कि बोडो, संथली, मैथिली और डोगरी ये कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, कहाँ कहाँ फेमस है। तो कुल मिलाकर आपको ये 5 लैंग्वेजेस जो है इनके एसोसिएटेड रीजन्स या फिर स्टेट्स जो है ना, वो कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं, ज़रूर से बताइएगा। आगे बात करते हैं। ठीक है, तो है क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया, टुलू एक लैंग्वेज है। टुलू किस तरह की लैंग्वेज है? टुलू एक द्रविडियन लैंग्वेज है। अब द्रविडियन लैंग्वेज है तो डेफिनेटली ये जो वर्ड होता है द्रविड़ा, इसका मतलब हम इससे हिंट लगा सकते हैं कि साउथ इंडिया की कोई लैंग्वेज होगी, साउथ इंडिया में बोली जाने वाली कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज होगी। तो इसको सदर्न की कौन सी स्टेट में बोला जाता है, आइए देखते हैं। देखो, एक तो ये लैंग्वेज बोली जाती है कर्नाटका के अंदर, एक बोली जाती है केरला के अंदर। ठीक है, कर्नाटका के अंदर एक जगह है, यहाँ पर देखिए, कर्नाटका के अंदर एक्चुअली 2 रीजन्स हैं, 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं कर्नाटका की। एक का नाम है दक्षिण कन्नड़, वहाँ पर बोली जाती है, और दूसरी कर्नाटका की ही कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है उदुपी, वहाँ पर बोली जाती है। केरला की बात करें तो केरला में सिर्फ एक जगह बोली जाती है, कहाँ पर? कसारागोड़ डिस्ट्रिक्ट जो है केरला की, वहाँ पर बोली जाती है। तो आप समझ गए, बेसिकली आप डिस्ट्रिक्ट को छोड़िए, आप इतना याद रखना कि एक तो ये कर्नाटका के अंदर ये बोली जाती है प्लस केरला के अंदर बोली जाती है। तो आप इसको K2 करके याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कोई कि टुलू लैंग्वेज के स्पीकर्स आपको कहाँ मिलते हैं, तो आप बोलना K2 स्टेट्स में मिलते हैं, केरला और कर्नाटका में। ठीक है, अब ये ऑफिशियल लैंग्वेज की डिमांड के ऊपर आर्टिकल था कि ऑफिशियल लैंग्वेज की डिमांड कर रहे हैं कि टुलू स्पीकर्स के लोग कि टुलू लैंग्वेज को, जो कि एक द्रविडियन लैंग्वेज है, उसको ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर 8 शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी जाए। तो अब हमें यह समझना पड़ेगा कि ये 8 शेड्यूल क्या होता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखो, 8 शेड्यूल ना भारत के संविधान के पार्ट 17 में गिवन है। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 17 जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर गिवन है। ये डील करता है, जो पार्ट 17 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एक चीज़ के साथ डील करता है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी इंक्लूड होंगी। इसके बारे में कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक गिवन है, तो आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक ये ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी इंक्लूड करी जाएंगी उसके बारे में गिवन है। पार्ट आप याद रखिएगा, पार्ट 17 है। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वाली बात। और बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो कि 8 शेड्यूल से रिलेटेड है, जो कि हमने ऊपर देखा था, मतलब यही आप
ऐसा कह लीजिए कि ये सारी चीज़ें ना एसोसिएटेड चीज़ें हैं, पार्ट 17 आर्टिकल 343 से लेकर 351 और 8 शेड्यूल, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि 8 शेड्यूल से रिलेटेड है ना, अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिकली 8 शेड्यूल की, 8 शेड्यूल क्या था जो कि हमने यहाँ पर बात करी थी कि जिसके अंदर 22 लैंग्वेजेस हमारी शामिल है। ये हमने जो टेबल देखा था ना, ये वाला, ये 8 शेड्यूल का टेबल था। तो 8 शेड्यूल के अंदर स्पेसिफिकली 2 आर्टिकल्स रिलेटेड हैं 8 शेड्यूल के साथ। एक तो है आर्टिकल 344 क्लॉज 1 इससे रिलेटेड, और दूसरा 351 जो कि पार्ट 17 में गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन के, इससे रिलेटेड, ठीक है। लैंग्वेजेस ऐड कैसे करी जाती हैं, हम सवाल ये उठता है कि 8 शेड्यूल के अंदर कैसे लैंग्वेजेस ऐड करी जाती है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है। तो देखिए, एक वर्ड का इसका आंसर है कि भाषाओं को 8 शेड्यूल के अंदर ऐड करा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की मदद से, ठीक है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको ये पता है कि हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, अगर कोई आपसे पूछे तो। क्या आपको ये वाली चीज़ पता है, अगर इंटरव्यू अगर आपसे पूछ ले यूपीएससी में कि हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? इसका आंसर देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। हमारे देश की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी का मेन मुद्दा हमारे देश में शुरू से रहा है आज़ादी के टाइम से। जब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस की बुक पढ़ते होंगे तो आपको वहाँ पर पता होगा कि जैसे लैंग्वेज के मुद्दे पर जो एक स्टेट क्रिएट हुई थी आज़ादी के कुछ समय बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बेसिस पर, तो वो थी आंध्र प्रदेश। यहाँ पर एक लीडर थे। लैंग्वेज का इशू शुरू से हमारे देश में मतलब हावी रहता है, आज़ादी के टाइम से ये चीज़ थी। यहाँ पर एक लीडर थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है, श्री रामुलु, पी श्रीरामुलु उनको शॉर्ट में कहते हैं, पूरा नाम था इनका पोट्टी श्रीरामुलु। ये आंध्र प्रदेश को, पहले आंध्र प्रदेश स्टेट नहीं था, तो ये लिंग्विस्टिक बेसिस पर के आंध्र स्पीकिंग लोगों के लिए सेपरेट जो मतलब आंध्र प्रदेश में जो है वो उनके लिए सेपरेट स्टेट बनाया जाए लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के बेसिस पर। और इन्होंने फास्ट करा था काफ़ी टाइम तक, मतलब एक तरीके से फास्टिंग करी थी इस डिमांड को लेकर, और आंध्र प्रदेश बाद में बन गया था, लेकिन इनकी डेथ हो गई थी। इतने इतने बहुत लंबे ड्यूरेशन का इनका फास्ट था, मोर देन आई थिंक 35-45 डेज़ का फास्ट था इनका, कि इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, और उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रेस करी थी। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं इन सारे इवेंट्स की वजह से, जो कि आप स्टार्टअप बुक में पढ़ते ही होंगे, कि लैंग्वेज का मुद्दा हमारे देश में काफ़ी एक गंभीर मुद्दा शुरू से रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। अलग अलग राज्यों के लिए कि ऑफिशियल लैंग्वेज अलग अलग राज्य अडॉप्ट कर सके, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके ऊपर कुछ भी बात नहीं करी है, ठीक है। कोई स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि अलग अलग राज्यों की क्या ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है। तो इसी चीज़ को संज्ञान में लेते हुए एट प्रेजेंट हमारे देश में संविधान में, हमारे देश के संविधान में कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है लैंग्वेजेस के लिए कि 8th शेड्यूल में ऐसी लैंग्वेजेस को इंक्लूड करा जाए कि राज्य ये कह दे कि इसको हम ना ऑफिशियल लैंग्वेज XYZ लैंग्वेज को हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज मान रहे हैं। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया जब कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, तो ऐसी चीज़ नहीं करी जा सकती है कि 8th शेड्यूल के अंदर अलग अलग राज्यों की ऑफिशियल लैंग्वेज को इंक्लूड करा जाए जस्ट बिकॉज उन्होंने कह दिया कि हम इसको मान रहे हैं ऑफिशियल लैंग्वेज है। इस तरीके का कोई फंडा नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनना, आर्टिकल 345 जो 345 जो आर्टिकल है हमारे संविधान का, वो ये कहता है कि किसी भी राज्य का लेजिस्लेचर यानी कि उधर की विधानसभा वो एक ऐसा कानून अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी वक्त जिसकी मदद से वो एक या एक से ज़्यादा भाषाओं को जो कि उस पर्टिकुलर राज्य में यूज़ होती है, या फिर हिंदी को, ठीक है, या फिर और भी भाषाएं, ठीक है, कि वो स्टेट के ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होगी, ऐसा कानून की मदद से राज्य की सरकारें, राज्य की विधानसभाएं, अलग अलग राज्यों की ये चीज़ ऐसा एक कानून लेकर आ सकती हैं, ठीक है। कानून की मदद से वो क्या कर सकते हैं, वो किसी भी एक लैंग्वेज को, एक से ज़्यादा लैंग्वेज को, अपने स्टेट की लैंग्वेज को, हिंदी को, हिंदी के साथ साथ दूसरी भाषाओं को, ये बोल सकते हैं कि हमारे राज्य के अंदर ये सारी भाषा या एक पर्टिकुलर ये भाषा ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ होगी, ऐसा उस इस पर्टिकुलर स्टेट की सरकार या फिर उधर की हम लोग बोले लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं, स्टेट की विधानसभा ही तो बोलते हैं ना, स्टेट विधानसभा हिंदी टर्म हो जाता है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये कानून की मदद से ऐसा राज्य की सरकारें कर सकती हैं। ये प्रिविलेज कौन से आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 345 के हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर दी गई है, ठीक है। अब अगर कोई भी भाषा
एट शेड्यूल के अंदर अगर इंक्लूड हो जाती है तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले तो उसको रिकॉग्निशन मिलती है, इट इज़ रिकॉग्नाइज एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द नेशन, ठीक है, कि ये हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब देखिए दोस्तों, मतलब वर्क करने के लिए, ट्रांसलेशंस के लिए, कि हर जगह यूज़ हो सकती है, वो होती है। डिफरेंस होता है ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज के अंदर। मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया है, यहाँ पर देखिए, ऊपर मैंने अभी आपको बताया ना कि नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है हमारे देश की, देयर इज़ नो नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन हम लोग तो सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, कि कोई भी भाषा का जब एट शेड्यूल के अंदर इंक्लूड हो जाती है तो उसको ऑफिशियल, देश की ऑफिशियल लैंग्वेज की रिकॉग्निशन मिलती है। फिर इस प्रकार से रिकॉग्निशन मिलने के बाद हमारे देश में जो साहित्य अकेडमी है वो रिकॉग्नाइज करती है ऐसी लैंग्वेजेस को, और ऐसी लैंग्वेजेस के ऊपर फिर जो किताबें होती हैं वो ट्रांसलेट होना शुरू होती हैं, और भी इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि जैसे हिंदी से ट्रांसलेट होकर ये जो किताबें हैं, जो आपको लिस्ट दिख रही है ऊपर, हमने 22 लैंग्वेजेस की जो लिस्ट डिस्कस करी थी, इन सभी लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट होती हैं किताबें, ठीक है। और ऐसा काम जो होता है साहित्य अकेडमी का देखने का होता है। जो एमपीज और एमएलएस होते हैं, फिर वो अपने अगर एमपी है तो पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, संसद भवन के अंदर, और अगर एमएलए है यानी कि विधायक हैं तो वो विधानसभा के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर इस तरह की भाषा का फिर वो प्रयोग कर सकते हैं पार्लियामेंट्री वर्क, या फिर हम लोग ऐसा कहें कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का वर्क, विधानसभा के वर्क को कैरी आउट करने के लिए। फिर इसका ये भी फ़ायदा होता है कि जैसे नॉर्थ इंडियंस को तो, जैसे मतलब मैं तो एक नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, और एमपी से भी कभी कभार पेपर देता हूँ। तो अब जैसे अगर मेरी बात करी जाए तो मेरे को पेपर जो आता है कोई भी यूपीएससी का, एमपीपीएससी का, वो इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेट होकर आता है, दो साइड होती हैं उस पेपर की। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट अगर किसी ऐसी भाषा में एग्ज़ाम देना चाहता है जो कि रिकॉग्नाइज्ड है एज ऑफिशियल लैंग्वेज, और एट शेड्यूल के 22 लैंग्वेजेस का पार्ट है, या फिर उसके अंदर और भी कल को जुड़ जाती हैं, तो फिर वो उसके बाद क्या है, ये वाला पॉइंट हमारे वाला पॉइंट है, हमारी कैटेगरी का पॉइंट है, कि फिर वो ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे सिविल सर्विस एग्जाम्स, यूपीपीएससी, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, कुछ भी, मतलब अदर जो, मतलब बहुत सारे जो सिविल सर्विस एग्जाम्स होते हैं, तो फिर वो उस शेड्यूल लैंग्वेज के अंदर वो दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई कैंडिडेट ही बोले कि मैंने यहाँ पर, अगर मैं आपको बताऊँ कि कोई कैंडिडेट अगर बोले कि मैंने ना तमिल लैंग्वेज के अंदर एग्जाम देना, तो हाँ उसको अलाउ होता है, सिविल सर्विस के अंदर ये प्रिविलेज है। और ये सब कुछ फ़ायदे कब मिल पाते हैं, जब किसी भी लैंग्वेज को इंक्लूड कर लिया जाता है अंडर द एट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। करेंटली अभी हमारे देश में एट शेड्यूल के अंदर इंक्लूड करे जाने वाली, याद रखना, करेंटली अभी ये 22 भाषाएं हैं। जो डिमांड चल रही है वो चल रही है टुलू लैंग्वेज की, उसी के ऊपर ये आर्टिकल था। आई थिंक और तो कुछ नहीं रह गया इस आर्टिकल के अंदर, नहीं रह गया, छोटा सा आर्टिकल था ये। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेता ही, बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। थैंक यू।